सो यूएससीएमए पार्ट 2 कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। हम केवल इस लेक्चर में अर्निंग पर शेयर अकेले नहीं सीखेंगे, हम बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपके आगे काम आएंगी। अर्निंग पर शेयर को हम कैलकुलेशन करना तो सर बहुत आसान काम है। कैलकुलेशन इज नॉट एन ए बिग डील। अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन से पहले उसको इंटरप्रिटेशन करते भी आना चाहिए कि सर अर्निंग पर शेयर क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले नाम के साथ में ही क्लियर है अर्निंग पर शेयर। तो एक बात बोल रहा हूं कि अर्निंग पर शेयर हमेशा कॉमन स्टॉक के लिए कैलकुलेट की जाएगी। इट विल ऑलवेज कैलकुलेट फॉर कॉमन स्टॉक के लिए। आपको क्या है, अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन करना होगा सर। प्रेफरेंस शेयर के लिए हम कभी भी अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन नहीं करने वाले। हम किसके लिए करेंगे, कॉमन शेयर, जिसको कि इंडियन स्टूडेंट किसके नाम से जानते हैं, इक्विटी शेयर के नाम से। लेकिन यूएस सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर करने वाले हैं वर्ड कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक के ऊपर अगर आपको अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको कि हम बोलेंगे अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक। कि जो अर्निंग रेसिडुअल अर्निंग अवेलेबल थी, रेसिडुअल अर्निंग का मतलब होता है कि सर सबको बांटने के बाद अगर कुछ बच जाए ना, उसको बोलते हैं रेसिडुअल अर्निंग। और ध्यान रखिए, सबको बांटने का मतलब सर किस किस को बांटने का मतलब, सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए सर, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दीजिए, और प्रेफरेंस स्टॉक को क्या कर दीजिए, उनको भी क्या दे दीजिए, डिविडेंड दे दीजिए। और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तब हमने किसको देना है, इक्विटी शेयर कॉमन स्टॉक को क्या करना है, वो देना। तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक का मतलब होता है नेट इनकम। और सर नेट इनकम का मतलब आपको पिछले लेक्चर में बताया, यूएस गैप के अकॉर्डिंग नेट इनकम आफ्टर टैक्स, नेट इनकम आफ्टर डिविडेंड। किसको, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर, ध्यान रखना, नॉट कॉमन शेयर। ये मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। नेट इनकम का मतलब होता है आफ्टर टैक्स, और नेट इनकम आफ्टर डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर, जो इनकम बचती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो इनकम आएगी इसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, ये इसका नाम लिखा है तो मैं यहां डिवाइड का निशान बना रहा हूं। ये मैंने डिवाइड कर दिया इतने सबको। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। बस इसी का कैलकुलेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, इसको हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है सर, तो सिखाइए, एग्जाम्पल बनाते हैं। मान के चलिए, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अभी हम डिनोमिनेटर को सीख रहे हैं। अभी हम किसको सीख रहे हैं, डिनोमिनेटर वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे टाइम का देना है, टाइम का वेट देना है। मान के चलिए आपके पास साल, जो ईयर बिगिनिंग है वो हमारी जनवरी 1, 2021 ले लेते हैं, और ईयर एंड हमारा ले लेते हैं 31 दिसंबर 2020। एक साल की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में 1 जनवरी को हमारे पास कुछ शेयर्स थे, लेट से वो 50,000 शेयर्स थे। हमने सर 31 मार्च को और शेयर इशू कर दिए, न्यू शेयर। सर कितने करे, लेट से हमने 75,000 और इशू कर दी। और उसके बाद हमने 31 अक्टूबर को सीधे इशू किए, और हमें बीच में लगा कि कंपनी ने और इशू कर दी। $25,000। और उसके बाद
इनको लगा कि कुछ शेयर को हमको बायबैक कर लेना चाहिए, वापस खरीद लेना चाहिए, तो हमने 30 नवंबर 2021 को कुछ शेयर वापस खरीद ली, जिसको हम री एक्वायर की जगह बायबैक लिख दे रहे हैं ना। लेट से सर 20,000 हमने बायबैक कर ली। पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब हमें यहां पर सपोज दैट हमने ड्यूरिंग द ईयर जो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल थी वो 5 लाख रुपए कमाए, तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल का सिंपल फॉर्मूला क्या है कि सर नेट इनकम जो है, नेट अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कॉमन शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। अब अगर मान के चलिए मैं 50, ये 75, एक 25 और 25, 1.5 लाख और 1.5 लाख में से 20 गए, एक 30 से सीधे डिवाइड कर दूं तो ये इनजस्टिस नहीं है, ना इंसाफी नहीं है बाकी सबके साथ में, बिल्कुल ना इंसाफी है। क्योंकि सर ये तो जनवरी में आउटस्टैंडिंग थे, ये भाई साहब बीच में आए, ये 31 अक्टूबर को आए और सबको आपने एक ही जैसा वेट दे दिया। ये भाई साहब तो साल भर से आउटस्टैंडिंग थे, तो इनका हिस्सा पूरे साल भर के प्रॉफिट पे होना चाहिए। इनका हिस्सा कितने महीने के लिए होना चाहिए सर? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बाद है, तो इनको 9 महीने का हिस्सा मिलना चाहिए। इनको केवल 2 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए, और इनको तो ये वापस चले गए हैं, तो इनको कहां से कहां तक का देना चाहिए? जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक, दिसंबर के महीने में तो ये थे ही नहीं, तो इनको भी वो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो अगर हम सीधे एक साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर सही कैलकुलेट नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या करना है, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर का कैलकुलेशन करना, टाइम का उसमें वेट देना, कौन कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा था। तो बस इसके लिए हम एक मेथड का नाम, जिसको कि आपने 12th क्लास में सीबीएसई में प्रोडक्ट मेथड के नाम से जाना होगा, जिसमें कि आप अगर 12th क्लास अच्छे से पढ़े हैं, ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम कोरोना नहीं था कि बच्चों को पास कर दिया गया था, तो आपने तो पढ़ाई करी होगी, तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट मेथड में आप एक पार्टनरशिप में कैपिटल का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते थे। टीएस गरेवाल सिंघानिया कोई बुक आती होगी किसी जमाने में, जब मैं 12th क्लास पढ़ाया करता था तो उसमें से पढ़ाते थे। तो अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड को यूज करना है। तो सर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डेट लिखना है, जनवरी। जनवरी में हमारे पास कितने शेयर थे सर? 50,000 शेयर थे, ये पहले शेयर। सर ये पहले, इसमें चेंज कब आया है? सबसे पहला चेंज कौन सी डेट पे आया है? अगर देखा जाए तो सर जनवरी में वो एज इट इज 3 महीने बाद चेंज हुए, तो हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3 लिख देना, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब अगर हम मार्च में आए तो सर हमने न्यू शेयर इशू कर दिए, तो सर 50 पहले से थे और नए आ गए, तो हमारे पास कितने हो गए? 125। ये एज इट इज कितने महीने रहे? यहां से गिनेंगे मार्च से लेकर अक्टूबर तक कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज कितने महीने रहे? तो सर मार्च का महीना तो खत्म हो चुका था। मार्च के बाद अगर हम गिने तो मार्च के बाद आता अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हो गए? 6 और 7 मंथ। तो सर अक्टूबर में कितने हो गए? ये यहां अक्टूबर लिख लिया, ये वर्ड जरूर लिख लिया करना एग्जाम में, अक्टूबर। तो अगर हम देखें तो अक्टूबर में ये सर 25,000 और इशू हो गए, तो सर 1,25 पहले थे, 25 और जोड़ दिया, तो ये 1,50,000 हो गया। तो सर अक्टूबर से अगला चेंज तो सर जस्ट 1 महीने बाद आ गया, अक्टूबर तो खत्म हो गया था, अक्टूबर के बाद सीधे नवंबर 1 लिख दीजिए। और नवंबर में ये कितने हो गए? सर नवंबर में इशू करने की जगह बायबैक हो गए, तो ये 1.5 लाख से कितना हो गया? सीधे कम हो गया ना, 150 से 20 माइनस किया। सर नवंबर 31 नवंबर से दिसंबर में केवल 1 महीना बचा है, साल खत्म हो गया। और सर हमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम टोटल जोड़ के देख लेते हैं कि 12 आता है कि नहीं टोटल। बिल्कुल सर हमने मंथ सही गिने। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे सर, यहाँ पे 1,50,000 इधर 125 इंटू 7 कर दिया, इधर 1,50,000, इधर 1,30,000, और सबको उठा के क्या कर दिया सर? प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया 13,05,000, और एंड में आप क्या करो? 12 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 12। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। यही आपके क्या है? वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। आपकी टोटल इनकम कितनी थी सर?
5 लाख थी, इस 5 लाख को डिवाइड कर दीजिए 108750, तो ये जो आएगा इसको बोलते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। दिस इज कॉल्ड बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो आपको टाइम का क्या देना है, वेट देना है, इसमें टाइम का वेट दिया है आपने। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर का प्रोडक्ट मेथड से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन। और ध्यान रखिए ये 12 से क्यों डिवाइड किया सर, यहां पे हम कर सकते थे 3/12 कर सकते थे सर, यहां पे हम 3/12 करते, यहां पे हम से, तो हमने इससे अच्छा क्या किया, सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके एंड में 12 से डिवाइड कर दिया, आना वही है, कोई उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाना है। तो अभी तो हमने केवल डिनोमिनेटर सीखा है, अब हम एक कॉन्सेप्ट और सीख रहे हैं कि सर आपने बार बार एक वर्ड यूज किया कि सर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन शेयर। तो अब एक बात और ध्यान रखें कि एक प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो बेसिकली जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक होता है सर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है और इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, तो बड़े ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि सर आपने अगर किसी साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया ना, तो वो डिविडेंड क्या हो जाता, अरियर हो जाता है। अरियर मतलब बकाया हो जाता है और आपको आने वाले समय में उस डिविडेंड को पे करना होता है। जैसे 2020 में आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, आपने डिसीजन लिया कि इस साल हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि 2020 में नहीं दिया तो 2021 में जो आप देंगे तो 2021 का ही देंगे, नहीं, 2021 में 21 का भी देना पड़ेगा और 2020 का भी देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सर नॉन क्यूमुलेटिव में अगर आपने किसी साल नहीं दिया तो उसको हो जाता है लैप्स, वो एरियर नहीं होता है, वो अरियर नहीं होता, आपने उसको क्या कर देना, लैप्स कर देना है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्निंग एट्रीब्यूटेबल से क्या रिलेशन है, अब इसको हम समझाते हैं। तो हम पहले यहां अलग तरीके से लिख रहे हैं, बिल्कुल इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और बिल्कुल लेमन टर्म में हम समझेंगे। क्यूमुलेटिव, अगर मान के चलिए 2020 का आपने नेट इनकम निकाली, नेट इनकम मान के चलिए 2 लाख थी, नेट इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपने प्रेफरेंस शेयर जो थे क्यूमुलेटिव थे वो लेट से 10 लाख के थे, 10 लाख के। आपने सोचा कि यार हमारे पास 2 ही लाख का प्रॉफिट, अभी इस साल हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते। आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, आपने फिर भी क्या करना है, इस डिविडेंड को माइनस करना है। 10 लाख का मान के चलो 10% था, 1 लाख रुपए, 10% मैंने अज्यूम किया कि जो प्रेफरेंस शेयर थे उनको हमने कितना डिविडेंड देना है, 10% देना है। तो हमने क्या किया, यहां हमारी जो अर्निंग निकलेगी वो क्या निकलेगी, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल 1 लाख निकलेगी। भले ही मैंने नहीं बांटा, मुझे फिर भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या थे, क्यूमुलेटिव थे, वो लैप्स नहीं हो सकते थे। मैं 2021 में डिक्लेयर करूंगा तो भी मुझे माइनस किसी में ईयर में करना है, 2020 में ही करना है। सर मैंने डिसीजन लिया कि सर ये जो 10% है मैं 2020 में नहीं देना चाहता हूं, 2021 में दे दूंगा, 2 साल का। नहीं 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 नहीं, हम 2021 का प्रॉफिट निकालते समय इसको माइनस नहीं करेंगे, हम तो 2020 में ही इसको माइनस कर लेंगे। सर चाहे डिक्लेयर हो चाहे ना डिक्लेयर हो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर आपको वर्ड लिखा तो आप उठा के नेट इनकम में से इसको माइनस कर दो, पहला रूल। सर आगे बढ़ते हैं, अगर ये ही नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते, ये नीचे लिख लिया, सर अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव होते
और ये 2020 की सेम इनकम होती और हमने सोचा कि हम इनको इस साल डिविडेंड देंगे ही नहीं, ये 10 लाख के ऊपर कुछ नहीं करना, आपने माइनस नहीं करना, क्योंकि आपने क्या बोला, हमने डिविडेंड नहीं देना, तो कुछ मत करो। तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल कितनी हो गई सर? 2 लाख हो गई, क्योंकि जो दिया नहीं वो लैप्स हो गया, 2021 में भी देना नहीं है, बिकॉज ये कौन से हैं? नॉन क्यूमुलेटिव। तो नॉन क्यूमुलेटिव का माइनस तब तक नहीं करते अनटिल एंड अनलेस ये क्या कर दिया जाए, डिक्लेयर किया जाएगा। डिक्लेयर्ड देन ओनली सब्सट्रैक्ट। किसके लिए सर? नो। और सर क्यूमुलेटिव के लिए डिक्लेयर और नॉट डजंट मैटर, इन एनी केस यू नीड टू सब्सट्रैक्ट। तो सर यहां पर पेड वर्ड यूज नहीं किया जा रहा, यहां पे डिक्लेयर्ड किया जा रहा है कि जब हम बोर्ड मीटिंग में उसको क्या कर रहे हैं, बोर्ड नहीं, शेयर होल्डर की मीटिंग में उसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जब इसको डिक्लेयर किया जाता है तभी आप इसको क्या करेंगे, एक सेकेंड, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केसेस में आपने डिक्लेयर देन ओनली सब्सट्रैक्ट, अदरवाइज आपको सब्सट्रैक्ट करने की भी सच कोई जरूरत नहीं। तभी आप इसको माइनस करने के बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये था सर प्रेफरेंस शेयर का। तो इसका मतलब उसके बाद हमने इसको यहां पर क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। 2 कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखिए सर? हमने एक आउटस्टैंडिंग शेयर के बारे में समझा कि हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर, हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर। अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का मतलब पता है किसी को क्या होता है? Anyone know about stock dividend? स्टॉक डिविडेंड ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं? प्रॉफिट डिविडेंड ऑन होल्डिंग स्टॉक। हाँ, तो स्टॉक डिविडेंड का अगर लेमन टर्म में वर्ड सीखें तो मतलब होता है बोनस शेयर। सो बोनस शेयर मतलब कि आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर इश्यू कर दी, बदले में कोई पैसा नहीं मांगा। तो जब आप बोनस शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक डिविडेंड। तो इसके कारण अर्निंग पर शेयर पे क्या इंपैक्ट आता है? ईपीएस इंपैक्ट ड्यू टू बोनस शेयर। क्या लगता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? यही मान के चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीएमए एग्जाम में कि सर अर्निंग पर शेयर के अगर हमने बोनस शेयर इशू किए, सो व्हाट इंपैक्ट ऑन द अर्निंग पर शेयर? अर्निंग बढ़ जाएगी सर कि कम हो जाएगी? सो ऑब्वियस सी बात है सर, अर्निंग हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सर क्यों रिड्यूस हो जाएगी सर? अरे नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए लेकिन अर्निंग तो बढ़ी नहीं ना सर। सोचिए 50,000 की अर्निंग थी, पहले 10,000 शेयर थे तो 5 रुपए ईपीएस आता था। अब अर्निंग सर मान के चलिए कंपनी ने 50,000 अर्निंग तो वही है, 10,000 को 5,000 बोनस और दे दिया, बोले कि सबको एक एक दे देते हैं, मतलब अगर आपके पास 2 है तो आपको एक एक दे देते हैं, तो सर 15,000 शेयर हो गए। 50,000 डिवाइडेड बाई 15,000, तो देखिए ये तो सर अर्निंग पर शेयर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो ईपीएस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बोनस स्टॉक देने के कारण। लेकिन सर ये तो इंपैक्ट का इंटरप्रिटेशन है, हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस अभी हम सीखेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, 2 कॉन्सेप्ट है इसमें भी। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का अर्निंग पर शेयर भी क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट करना पड़ेगा। आपको लास्ट ईयर पिछले सालों के अर्निंग पर शेयर को भी रीस्टेटेड करना पड़ेगा। जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं उसको आप क्या करें, रीस्टेटेड करें। पहली चीज तो ये हो गई सर। दूसरी बात,
इसका जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट ऑफ बोनस शेयर, वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से दिया जाता है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। इंपैक्ट ऑफ बोनस शेयर कहां से देंगे, हमेशा बिगिनिंग ऑफ द ईयर से देंगे। सर टाइम का इंपैक्ट देंगे ही नहीं, टाइम का इंपैक्ट नहीं देंगे। फिर से सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं, देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑफ द टाइम। हम ऐसा मानते हैं कि बोनस शेयर जो है वो बिगिनिंग पीरियड से ही आउटस्टैंडिंग है। सर एग्जांपल लेके समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देते हैं। मान के चलिए आपके नंबर ऑफ शेयर सर ओपनिंग में लेट से 75,000 थे। ओपनिंग मतलब सर 1 जनवरी है ना, मैं अपना एग्जांपल 1 जनवरी का मान के चल रहा हूं साल की शुरुआत में। अब हमने क्या किया, हमने न्यू शेयर इशू कर दिए। सर न्यू शेयर इशू करें, कब करें, सपोज दैट 30 जून को करें। लेट से 50,000 इशू किए। चलिए सभी लोग से पूछता हूं वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर जरा चैट बॉक्स में लिखो। देखना चाहते हैं कि कौन स्टूडेंट केवल पढ़ के अगर चले जाता और एग्जांपल में नहीं बताता तो इंटरप्रेट गलत कर लेते या सही कर लेते। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए इसका, मैं जब तक इसको पॉज करता हूं। हमने अभी डिस्कस किया कि जब हम टाइम का इंपैक्ट देंगे ही नहीं बोनस शेयर में, तो सर इसका मतलब बिगिनिंग से ही आउटस्टैंडिंग मान लेना है। तो 75,000 प्लस 50,000, तो वेटेड एवरेज कितने हो गए आपके, 1,25,000। 75,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,25,000। तो आपको यह ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ शेयर जो है बोनस शेयर के केस में स्टार्टिंग से ही काउंट कर लिया जाता है। अब आपसे एक और ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। मान के चलिए यही क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। ये तो 1,25 शुरू से आ गया सर, ये इसको डिलीट कर दिया। मान के चलिए 30 जून को बोनस नहीं दिया, हमने न्यू शेयर इशू किए थे। न्यू, ये न्यू शेयर थे। और सर हमने क्या किया, 30 सितंबर को हमने डिसीजन लिया कि हम 1:1 के रेशो में फिर से बोनस देने को रेडी हैं। अगर आपके पास 1 है तो हम आपको 1 बोनस शेयर और दे देंगे, फ्री में दे देंगे शेयर। बताइए, कैलकुलेट कीजिए। ये हमने कैश में इशू किए, ध्यान रखना ये बोनस नहीं, बोनस ये है, ये मैं लिख देता हूं, स्टॉक डिविडेंड। कोशिश करना है आप लोगों ने, मैं वापस इसको पॉज कर देता हूं। $2.5 लाख। चलिए, तो कई बच्चों का कहना 2.5 लाख है। बस यहीं पर आप एक मिस्टेक कर गए कि ये वाले शेयर तो इस दिन आए थे तो इसके ऊपर देना है। तो सर हम कैलकुलेशन करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। सर सबसे पहले ओपनिंग शेयर कितने थे हमारे पास, 75, तो उसी के ऊपर 1 बोनस मिलेगा तो सर 75 और हो जाएंगे। तो सर वो तो कितने हो गए, 1,50,000। कितने महीने एज इट इज रहे वो, 6 महीने। सर पहला चेंज जून में आ रहा है ना, जून में, क्योंकि जून को हम इशू कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने स्टार्टिंग से ही मान लिया, तो 75 प्लस 75 इजिकल टू 1,50,000 और 30 जून तक वो एज इट इज रहे। सर 30 जून को 1.5 लाख प्लस नए शेयर कितने इशू किए गए, 50,000, और इसके ऊपर भी तो 50,000 बोनस दिया जाएगा। तो जब ये शेयर इस डेट पे थे ही नहीं तो इसके ऊपर बिगिनिंग से कैसे ले लें। तो जिस दिन आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं था उसके पीछे कैसे जा सकते, तो इसको भी हम यहां से ही काउंट करेंगे जिस दिन से वो आउटस्टैंडिंग हुए हैं। तो सर यहां पर ये 2.5 लाख भी कितने महीने रह गया, जून से लेकर दिसंबर तक 6 महीने। तो सर अब कर लेते हैं 1.5 लाख इंटू 6, 9 लाख, और 2,50,000 इंटू 6,
24 लाख, और सर 24 लाख को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 12, तो 2 लाख आपका क्या आ गया, बोनस शेयर का इंपैक्ट आ गया। मतलब ये आपके हो गए वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। नॉट क्लियर, चलिए फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले आप देखिए 75,000 शेयर थे, हमने बोनस कब दिया, 30 सितंबर को दिया, तो ये शेयर तो बाद में आए ना, ये शेयर कब आए, ये नए इशू किए, ये तो थे ही नहीं पहले। तो बिगिनिंग पे 75 थे, तो जब इनको दिया तो इनको तो बिगिनिंग से आउटस्टैंडिंग मान लिया 1.5 लाख, तो सर ये 1.5 लाख हो गया। और अगला चेंज कब आया है, 30 जून को आया, तो सर जनवरी से लेके जून तक 6 महीने हो गए, ये लिख दिया। अब 1.5 लाख में यहां हम रुके, इसको अगर हम देखें सर 1.5 लाख प्लस 50,000, और इस 50,000 के ऊपर भी बोनस मिलेगा ना। बोनस यहां से नहीं शुरू कर सकते जनवरी से, क्योंकि सर नए शेयर ही 30 जून को इशू किए। तो सर जब नए शेयर ही 30 जून को इशू किए, तो उसके ऊपर हम जनवरी से क्यों माने, ये तो 30 जून को आया ना ये शेयर, तो इसके ऊपर बोनस यहीं से काउंट किया जाएगा। तो ये 50 और 50 हो गया 1 लाख, और 1.5 पहले से तो 2.5 लाख हो गए, और 2.5 लाख में अगला चेंज तो कोई आया नहीं है, तो 31 दिसंबर तक 6 महीने हो गए। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, बोनस शेयर का इंपैक्ट क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये शेयर आएंगे तभी तो बोनस दोगे ना। बोनस जनवरी से थोड़ी दे सकते हैं सर, हमने तो 30 जून को इसको इशू किया। तो इस तरीके से आपको बोनस शेयर का भी क्या करना पड़ता है, इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। अभी एक और कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, और फिर हम बुक्स की रीडिंग करेंगे, ताकि फिर कैलकुलेशन पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। अभी हम केवल कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना कि रीडिंग पार्ट के ऊपर। अगला कॉन्सेप्ट जो हम समझने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं डीपीएस। डीपीएस का मतलब होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को समझें तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास पोटेंशियल कॉमन स्टॉक हो, पीसीएस पोटेंशियल कॉमन स्टॉक, अगर उनको कन्वर्ट कर दिया जाए कॉमन स्टॉक में, तो उसके कारण आपकी अर्निंग पर शेयर कितने से कम होती है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं सर पोटेंशियल कॉमन शेयर का मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन शेयर। जैसे अगर हम बात करें कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो अगर उनको हमने क्या दिया है, कन्वर्जन ऑप्शन दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को कॉमन स्टॉक में। तो अगर उन कन्वर्जन ऑप्शन दिया है, किसको दिया हमने, बॉन्ड, यहां लिख देता हूं बॉन्ड। बॉन्ड मतलब डेट फंड। हमने हमारे एक डेट फंड को कन्वर्जन का ऑप्शन दिया कि आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको पैसे की जगह हम क्या करेंगे, नए कंपनी के मालिक बना लेंगे, शेयर होल्डर आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। तो कन्वर्जन ऑप्शन हमने बॉन्ड को दिया है। तो सर क्या करें, अब अगर इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है कॉमन शेयर में, और इसको कन्वर्ट करने के कारण हमारी अर्निंग में कितना इंपैक्ट आता है, अर्निंग हमारी बढ़ती है या कम होती है, ये हमें चेक करना होगा। तो इसके लिए फिर एक एग्जांपल बनेगा। सर कन्वर्जन पोटेंशियल कॉमन शेयर में हो सकते कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक ऑप्शन मतलब हम इंप्लॉय को बोल रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में 5 साल काम कीजिए, हम आपको कंपनी के कुछ शेयर इशू कर देंगे लेस देन मार्केट प्राइस पे। तो इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे हमने एक ऑप्शन दे दिया कि आप क्या कर सकते हो, शेयर ले सकते हो अगर कंपनी में 5 साल तक रुकते हो। तो इसके कारण कंपनी के अर्निंग पर शेयर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगले 10 से 15 मिनट में हम इसको सीखने वाले हैं। तो आज हम बॉन्ड के केस में सबसे पहले सीख लेते हैं। तो उसके लिए अगेन एग्जांपल, मान के चलिए आपके पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग शेयर थे, लेट से 2 लाख थे, और आपके पास अर्निंग थी
या अर्निंग एट्रीब्यूटेबल लिख दे रहा हूं मैं, है ना। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल का मतलब अब आप समझ चुके हैं कि क्या होता है। तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल सर 5 लाख थी, ठीक है। और कंपनी के पास अर्निंग एट्रीब्यूटेबल मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्स सब माइनस हो चुका। मान के पास चलिए कंपनी के पास कुछ कन्वर्टेबल बॉन्ड थे जिनकी वैल्यू हम ले लेते हैं कि 1000 बॉन्ड थे और उसकी फेस वैल्यू गिवन है आपको। सर फेस वैल्यू लेट से 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी, तो वो हो गए 1 लाख रुपीज़ के हो गए। 1 लाख के थोड़े से इसको ज़्यादा कर लेते हैं, 10,000 कर लेते हैं, ठीक है। 10,000 के शेयर थे, हमने 10,000 के शेयर थे, 10,000 के सॉरी बॉन्ड थे और उनकी फेस वैल्यू 100 थी, तो ये हो गया 10 लाख रुपीज़। और मान के चलिए बॉन्ड के ऊपर जो हम कूपन रेट दे रहे थे, कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट, लेट से इंटरेस्ट रेट था आपका 12%। और हमने हमारे बॉन्ड होल्डर को एक ऑप्शन दे दिया था कि अगर आपके पास 1 बॉन्ड है ना, तो हम आपको 5 कॉमन शेयर देने वाले हैं। हम आपको क्या करेंगे, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि क्वेश्चन में कोई 1 के बदले में 10 कर दे रहा हूं मैं, है ना, सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। और कंपनी के पास जो टैक्स रेट थी, मान के चलिए जो कंपनी जिस ब्रैकेट में है वहां की जो टैक्स रेट है वो 30% टैक्स रेट है। 30% टैक्स रेट है। हमें कैलकुलेशन करना है कि क्या इन बॉन्ड को अगर कॉमन शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या कंपनी का अर्निंग पर शेयर इसके कारण बढ़ता है या अर्निंग पर शेयर इसके कारण कम होता है। इसको हमने चेक करना है, ठीक है सर। अब हमको इसको चेक करने वाले हैं, तो मैंने अभी एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहली स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम आपको कैलकुलेट करना चाहिए बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो उसके लिए तो सर सिंपल सा फॉर्मूला है। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल आपको गिवन है 5 लाख और ये 2 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर थे, सीधे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो सर 2.5 हमारी अर्निंग पर शेयर थी। अब हम क्या करने वाले हैं कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हमने क्या बोला है कि आप क्या कर सकते हो, कॉमन स्टॉक हमसे ले सकते हो। तो डाइल्यूशन हमें निकालना है। डाइल्यूशन जब होता है जब आपका अर्निंग पर शेयर अगर इन बॉन्ड को कन्वर्ट करने के कारण अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट हो जाए, मतलब वो 2.5 से कम हो जाए, तो इसके लिए सर एक और स्टेप हम फॉलो कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 2, इस स्टेप नंबर 2 में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा सर कि सबसे पहले हमें निकालना है कि सर अगर हम बॉन्ड को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉमन शेयर में तो हमें सेविंग ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कितने का इंटरेस्ट बच जाएगा सर? सर 10,000 शेयर थे, एक आपने 100 का लिया 12%, तो सर सीधी बात 1,20,000 की तो इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी। लेकिन सर इंटरेस्ट की सेविंग तो होगी, लेकिन इसके कारण एक नुकसान हो जाएगा कि अब टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम। तो यहां पर टैक्स का लॉस हो जाएगा। तो अगर आफ्टर टैक्स देखें तो 30% इसका निकाल लें, 36,000, तो सर इसका मतलब आफ्टर टैक्स जो सेविंग हो रही है वो हमारी 84 है। और सर ये तो सेविंग हो गई, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने से बढ़ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक, सर 1 के बदले में 10 दे रहे हैं ना आप। पहले कितने थे सर? 10,000 थे, 1 के बदले में 10 दे रहे हैं, तो सीधी बात है 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर डिनोमिनेटर जो बड़ा है 1 लाख से बड़ा है और न्यूमरेटर बड़ा है 84,000 से। तो रिवाइज अब हम देखते हैं, डीपीएस देखते हैं। तो सर पहले अर्निंग कितनी थी? 5 लाख थी। इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेविंग तो सर 84 की हो गई। पहले शेयर कितने थे सर? 2 लाख शेयर थे। अब नए शेयर कितने आ जाएंगे? 1 लाख।
एक जीरो इधर कम लग जाएंगे। सर पहले 5 लाख की अर्निंग थी, अब कन्वर्ट करेंगे तो 84,000 से इनकम बढ़ जाएगी। पहले बॉन्ड के पहले तो बॉन्ड दे, अब बॉन्ड कन्वर्ट होके किस में बदल जाएंगे, तो नए शेयर कितने हो जाएंगे, 3 लाख। तो सर जो एक सेकेंड, वो शायद फार्मूला गलत लग गया है। तो यहां अगर हम देखिए 5,84,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, तो अब जो डीपीएस हो गया कि नहीं है, सोचिए 2.5 से ये क्या हो गया 1.94। तो अर्निंग पर शेयर यहां पर आपका क्या हो गया है सर, कम हो गया है। पहले 2.5 था तो इसीलिए इसको क्या बोला, डाइल्यूटिव। अगर सर ये 2.5 की जगह 1.94 की जगह ये 3 हो जाता तो प्रीवियस लेवल से बढ़ गया होता, तो फिर इसको डाइल्यूटिव नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी डाइल्यूटिव। क्या बोलते हैं, एंटी डाइल्यूटेड। तो हमें ये देखना है कि अगर कन्वर्ट करने से क्या इंपैक्ट। सर अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन हम बॉन्ड की जगह प्रेफरेंस शेयर रख देते हैं, सेम क्वेश्चन को प्रेफरेंस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं, तो ध्यान रखिए इंटरेस्ट की जगह आपको क्या देना पड़ता, डिविडेंड देना पड़ता। आपने पूछा डू वी हैव चॉइस, नहीं कन्वर्टेबल है ना तभी तो डाइल्यूटिव है। अगर कन्वर्टेबल नहीं होते कंपनी के ऑप्शन पर, वो एक अलग कॉन्सेप्ट एम्बेडेड डेरिवेटिव, वो आपको एग्जाम में कन्वर्टेबल का ऑप्शन दिया होगा, वो नहीं होते तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि कन्वर्टेबल है और एवरीवन वांट्स टू कन्वर्ट देयर। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि वो बॉन्ड की जगह प्रेफर्ड स्टॉक कर देते सर हम यहां पे, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो ध्यान रखिए प्रेफरेंस शेयर के ऊपर टैक्स की सेविंग नहीं होती, क्योंकि टैक्स तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले ही माइनस कर दिया जाता है। तो सर फिर अर्निंग की सेविंग कितनी होती, केवल यहां पे पूरी सेविंग, टैक्स लॉस कुछ होता ही नहीं। तो पूरी जो सेविंग होती वो कितनी होती, 1,20,000 की होती सेविंग। तो सर हम क्या करते हैं, ये जो हमने 5,84,000 लगाया इसको हम क्या कर रहे हैं 6 लाख में बदल दे रहे हैं सीधे, बाकी सब कुछ सेम रखा हमने। तो हमारा डीपीएस कितना हो जाता, 2 हो जाता। 2 पॉइंट, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डीपीएस। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कन्वर्जन करने के कारण जो प्रीवियसली अर्निंग पर शेयर था, बेसिक अर्निंग पर शेयर, अगर वो रिड्यूस होता है तभी हम उसको डीपीएस, डाइल्यूशन मतलब कम होना, तभी तो हम उसको डीपीएस बोलते हैं। सर अगर बढ़ जाता तो उसको डीपीएस नहीं बोलते, उसको एंटी डाइल्यूटिव बोलते। किसी को कोई डाउट इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो यू मे आस्क। अगले लेक्चर में और